नमस्कार। ये ऑनलाइन वाले हैं, आपके लिए नमस्कार पहली बार हो रही है, लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं इनको मैं पहले ही 3-4 बार नमस्कार कर चुका हूँ। तो ऑनलाइन को इतना सा नुकसान होता है कि बाकी को ना नमस्कार के बहुत सारे हिस्से बार बार वो बारंबारता के साथ आती है, आपको उसका लिमिटेड हिस्सा आता है। बस बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क क्या है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि नमस्कार की मात्रा निरंतर घटती जाती है जैसे आप ऑनलाइन देखते जाते हैं। तो फिर भी पुनः नमस्कार, शुरुआत करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन की। खैर, लोक प्रशासन की हम चर्चा कर रहे हैं, आज क्या करेंगे? आज हम लोक प्रशासन में चर्चा करेंगे नौकरशाही की। मैं ऐसी चर्चाएं कर रहा था, अपने ऑनलाइन वालों को बता दूं, हम चर्चा कर रहे थे सुखों की, दुखों की, निवृत्ति की, राज व्यवस्थाओं की, कट्टरता की, दक्षिण पंथ की, राष्ट्रवाद की, देश किस साइड जा रहा है, पाकिस्तान कहाँ गया, अफगानिस्तान कहाँ गया, नॉर्वे स्वीडन कहाँ गया, अमेरिका कहाँ गया, तुर्की कहाँ गया। तो हम ना बहुत सी मजेदार लेख आया राजस्थान पत्रिका में कि ना सुख कहाँ खोजा गया। तो सुख को लेके कितनी धाराएं चली? 2 धाराएं चली। एक धारा तो त्याग की चर्चा करती है, एक धारा जो निवृत्ति की चर्चा करती है, एक जो मोक्ष की चर्चा करती है। तो एक तो सुख ढूंढते हैं सब कुछ त्यागने में, और एक सुख ढूंढते हैं पाने के अंदर। तो फिर एक तरफ महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध ने जो सुख खोजना वो राजपाट के त्याग में, संपत्ति त्याग में, पुत्र त्याग में और पत्नी त्याग में खोजा। तो फिर हिंदुओं ने सुख कहाँ खोजा? क्योंकि उस टाइम झगड़ा चला 2 बड़े धर्मों में, एक बौद्ध थे और दूसरे हिंदू थे। हिंदुओं ने फिर क्या किया, रामायण और महाभारत लिखी बौद्ध के बाद, और उन्होंने एक नया चरित्र खड़ा किया जिसको हम शिव के नाम से जानते हैं। और शिव को फिर ना शादी करते हुए दिखाया गया। तो जहां बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, वहीं शिव क्या कर रहे हैं, परिवार में बंध रहे हैं। तो वो है ना आपसी प्रेम का प्रतीक है जो शिव है, वो शिव आपसी पारिवारिक समर्पण का प्रतीक है। तो सुख कहाँ है? तो बुद्ध चीजों को छोड़ने में है, और शिव कहाँ सुख पा रहे हैं चीजों को? कि पहले वो ना ऐसे घूमते रहते थे, उसके बाद जब पार्वती से जब उनका मिलन हुआ तो उनके बाद उनके सुखों का क्या हुआ, आगाज हुआ। उसके बाद फिर उनके 2 पुत्र पैदा हुए। बड़ी मजेदार व्याख्या आती है। कई बार एक कार्तिकेय पैदा हुआ जिसके हाथ में हथियार है, वो सुरक्षा का प्रतीक है। तो क्या राज्य सुरक्षात्मक होना चाहिए? क्या सिर्फ लठ से ही आनंद आता है? क्या जहां लठ हो वहीं आनंद होता है? कि नहीं। तब गणेश पैदा किया गया। गणेश समृद्धि का प्रतीक है, गणेश धन का प्रतीक है। तो सुख कहाँ मिलता है? त्याग में नहीं मिलता, बल्कि गणेश की तरह कहाँ मिलता है? सुरक्षा के साथ साथ जेब में क्या होना चाहिए? पैसा भी होना चाहिए। तब उनकी पत्नियां दिखाई गई, कौन कौन सी? रिद्धि और सिद्धि दिखाई गई, जिनसे फिर परिवार में समृद्धि आती है। तो हम जो गरीबी को इतना ज़्यादा हमने ग्लैमराइज कर दिया है, हमने बुद्ध का नाम लेके या गांधी जी का नाम लेके, वो इतनी ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। बेसिक नीड्स तो क्या होनी चाहिए? सबकी पूरी होनी चाहिए। अगर हम गरीबी को ग्लैमराइज करें कि गरीबी अच्छी होती है, गरीब आदमी शुद्ध बहुत ही अच्छा होता है, तो ये सब उन लोगों की चालें हैं जो कुछ लोगों को हमेशा ही क्या रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो क्रांति नहीं कर दे। तो देखो, कई बार हम कहते हैं कि फिर तो सबसे ज्यादा सुखवान सुखी कौन होना चाहिए था? किसान होना चाहिए था। तिल तिल मरता है, उससे ज्यादा गरीब तो कोई नहीं होता। तो ये क्या कहते हैं, कई बार हम गरीबी को ग्लैमराइज करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, वो भी सुख अच्छा जीवन चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि माल्या की तरह वो भी दोनों तरफ ऐसे हाथ रख ले। क्यों? उनकी इच्छा नहीं होती? और एक हाथ ऐसे आगे, ऐसे 3 हाथों ऐसे वो रख ले, ऐसे उनकी भी इच्छा होती है। माल्या अकेला थोड़ी है, जहाजों पे घूमेगा, है नई नई बोट लाएगा डेली, नए अपने वो क्या लाएगा, विमान लाएगा अपने। क्यों? किसानों की इच्छा नहीं है? चलिए, हम तो चर्चा कर रहे हैं काहे की, नौकरशाही की। तो नौकरशाही में हमने अब तक मजेदार चर्चाएं की है, उसको मैं 1 मिनट में पहले समेट देता हूं। मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा विंसेंट डी गोर्ने की। ये वो व्यक्ति था जिसने 1745 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ये कह के कि बीमारी है जिसका नाम क्या है, ब्यूरोमेनिया है। उसके बाद हमने चर्चा कर ली थी एफएम मार्क्स की। एफएम मार्क्स कार्ल मार्क्स का कोई रिश्तेदार, भतीजा या चाचा नहीं है, जर्मनी का, बाद में अमेरिका चला गया था एफएम मार्क्स। एफएम
बास की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इस पुस्तक में वो कहता है कि नौकरशाही 4 प्रकार की होती है। नौकरशाही एक विशिष्ट प्रकार का संगठन होता है, ये धार्मिक बाकी संगठनों से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। दूसरा, ये एक बड़ी सरकार होती है, बहुत बड़ा होता है इसका, ये बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी इसमें संस्थाएं और कार्य होते हैं। तीसरा, इसने कहा कि ये एक बीमारी है अच्छे संगठन की। और चौथा ये कि स्वतंत्रता के मामले में क्या काम करती है, एक अभिशाप का काम करती है। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और इसका विशिष्ट संगठन सारा कुछ उसने बताया, एफएम मार्क्स ने। फिर आया मैक्स वेबर, जो कि जर्मनी का था। देखिए, एफएम मार्क्स भी जर्मनी का था लेकिन अमेरिका चला गया था। मैक्स वेबर बहुत बड़ा समाजशास्त्री था। इसने पुस्तक लिखी एक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और आर्थिक संगठनों के सिद्धांत के ऊपर इसने एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक में इसने ये कहा कि नौकरशाही सामूहिक क्रियाओं का क्या है, तार्किकीकरण है। विवेकशील तरीके से जब सामूहिक क्रियाएं की जाए, सोच समझकर जब सामूहिक क्रियाएं की जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं। ठीक है, ये मैक्स वेबर था। उसके बाद हमने कहा कि इस नौकरशाही के पास बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई है। किस किस प्रकार की शक्तियां इकट्ठी हो गई है, नौकरशाही का स्वरूप क्या हो गया इस शक्ति की वजह से, पावर सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से, शक्ति केंद्रीकरण की वजह से इस नौकरशाही का स्वरूप क्या हो गया। तब हमने 4 विचारकों की चर्चा की थी। तब ऐसा एक विचारक था बर्नहेम। वो कहता है सारी क्रांतियां झूठी होती है, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ कौन बदलते हैं, मैनेजर। तो राज हमेशा ही किसका रहता है, मैनेजर का रहता है, नौकरशाहों का रहता है। चाहे राजतंत्र आ जाए, चाहे लोकतंत्र आ जाए, चाहे अधिनायकवाद आ जाए और चाहे साम्यवाद आ जाए, राज किसका रहेगा। चाहे पूंजीवाद आ जाए, राज नौकरशाही का रहेगा। तो बर्नहेम ने पुस्तक लिखी मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, कि राज हमेशा ही मैनेजर का रहेगा। फिर आया रॉबर्ट मिशेल्स। इसने थ्योरी दी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ओलिगार्की का लोह नियम, ओलिगार्की का आयरन लॉ, कि कुछ ही लोग संस्थाओं पे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और उस पावर की एक प्रवृत्ति होती है, वो सेंट्रलाइज्ड होती है, सांगठनिक पावर, उसकी एक प्रवृत्ति होती है, निश्चित प्रवृत्ति, वो हमेशा ही ओलिगार्की के पास आके रुकती है, रॉबर्ट मिचेल। और ये नौकरशाही के पास भी हो सकती है। तीसरा, हमने फिर मैक्स वेबर की चर्चा की थी, जब वो कहता है कि ये आयरन के एक लोह आवरण में बंद विशिष्ट संगठन होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, जो शेयर नहीं करनी चाहती अपनी संस्कृति को और प्रवृत्तियों को किसी के साथ। और एक जो हमने चर्चा की थी वो लियोन टाटस्की, जो कि बहुत बड़ा नेता था रशिया का। और जब स्टालिन वहां का साम्यवादी पार्टी का महासचिव और वहां का मुखिया बन गया, जब रूस का यूएसएसआर का, माफी चाहूंगा, तब तक रूस क्या बन चुका था, यूएसएसआर। उसके बाद टाटस्की को देश छोड़ के भागना पड़ा। और बाद में शायद लैटिन अमेरिकन देश में ये था, वहां स्टालिन के लोगों ने इसको मार दिया था 1940 में। ये था टाटस्की। टाटस्की ने ये कहा कि दरअसल यूएसएसआर में यानी रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई है, और जब से स्टालिन आया है, तब से हुआ क्या है कि किसकी दादागिरी आई है। हम ये कह रहे हैं कि मजदूरों की तानाशाही आई है, दरअसल मजदूरों की तानाशाही नहीं आई है, बल्कि किसकी आई है, ये नौकरशाही की तानाशाही की चर्चा करता है, डिक्टेटरशिप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही की तानाशाही की चर्चा कौन कर रहा है, लियोन ट्राटस्की। और इसको वो स्टालिनवाद को, अब हम कहें स्टालिनवाद का तात्पर्य क्या होता है। स्टालिनवाद का तात्पर्य होता है एक व्यक्ति और एक संगठन के हाथ में बहुत सारी शक्ति का केंद्रीकरण हो जाना और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया जाना को स्टालिनवाद बोलते हैं। इसको वो ब्यूरोक्रेटिक मनस्ताप बोलता है, अधःपतन, मनस्ताप क्या, ब्यूरोक्रेटिक अधःपतन या डीजनरेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसको वो अधःपतन, किसका अधःपतन हो गया है, ब्यूरोक्रेसी का पतन हो गया है। और वो जनता का कल्याण करने की बजाय उसका दमन कर रही है, और किसका कल्याण कर रही है, खुद का कल्याण कर रही है। तो इसको नौकरशाही अधःपतन शब्द किसने प्रयोग किया है, लियोन टाटस्की ने। नौकरशाही
अधः पतन। ठीक है, इन विचारकों की चर्चा करने के बाद नौकरशाही के ऊपर किस विचारक के विचार क्या हैं, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। नौकरशाही कि क्या सोचते हैं विभिन्न विचारक। तो हम जो शुरुआती चर्चा करेंगे वो मैक्स वेबर से शुरू करेंगे, फिर हम एफ एम मार्क्स की चर्चा करेंगे, फिर हम एंथनी डाउन्स की चर्चा करेंगे, हम कार्ल मार्क्स की भी चर्चा करेंगे, और हम 20 और विचारक करेंगे। लेकिन हम शुरुआत किससे करेंगे? नौकरशाही का सेंट पॉल, नौकरशाही के नाम का पर्याय कौन? मैक्स वेबर। हम मैक्स वेबर से शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जीवनी अब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जर्मनी के बारे में, इसकी पुस्तक की जरूरत नहीं है। इसे हम नौकरशाही व पूंजीवादी राष्ट्रवाद का क्या बोलते हैं? सेंट पॉल। ये वो प्रोटेस्टेंट है जो पूंजीवादी राष्ट्रवाद को मानता है, इसका सेंट पॉल बोलते हैं हम। और नौकरशाही की सबसे अच्छी व्याख्या इस व्यक्ति ने कर रखी है, इसी सारी अवधारणा इसने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध की थी, वो था मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर में हम आज क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम करेंगे इसकी सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी करेंगे। इस कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी से निकला हुआ एक विचार है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कि ब्यूरोक्रेसी का कैसा टाइप है? आइडियल टाइप। और इसी से हम आयरन केग और अन्य इसकी आलोचनाएं करेंगे। तो देखिए, हमें अगर इसकी नौकरशाही समझनी है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? इसका सत्ता की अवधारणा, अथॉरिटी के बारे में या सत्ता के बारे में क्या सोचता है, पहले हम ये देखेंगे। तो एक सीधा ही क्वेश्चन आता है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जो व्याख्या की है वो दरअसल इसकी कौन सी अवधारणा से जुड़ी हुई है? एक नंबर क्वेश्चन, वो किससे जुड़ी हुई है? सत्ता की अवधारणा से। सत्ता कितने प्रकार की और नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता है? तो सत्ता से निकली हुई है नौकरशाही। ठीक है, दूसरा आता है कि कौन सी पुस्तक में नौकरशाही का विस्तृत विवेचन किया गया है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। दो क्वेश्चन तैयार हो गए। तो अब हमें अगर नौकरशाही को समझना है तो इसकी कौन सी अवधारणा? सत्ता की अवधारणा, अथॉरिटी करनी पड़ेगी। सत्ता, शक्ति और वैधता, हम ये कहां पढ़ते हैं? जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। सत्ता है आदेश देने का अधिकार और उसका पालन करवाने की शक्ति, लेकिन इस सत्ता के साथ वैधता मिली होती है। जब कोई व्यक्ति किसी के आदेशों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है और उनको स्वेच्छा से मानता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सत्ता बोलते हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं आपसे काम करवाने के। एक तो मैं आपको ये कहूं कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इससे कामयाब होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, आप जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, आपके जीवन में वो सारे सुख आएंगे जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं। दूसरा मैं कहूं कि मैं आपको पिटूंगा। दो तरीके हैं, एक में सत्ता है, आप मेरी बात मानेंगे, दूसरे में क्या है? शक्ति है। अगर आप मेरी बात मानते हैं और पढ़ते हैं, और मैं बिना दंड के कह रहा हूं, मैं आपको समझा के कह रहा हूं, मानो मेरी बात, आपको फायदा होगा इससे, तब ये क्या चीज है? ये सत्ता है। आप अपनी स्वेच्छा से आप मेरी जब बात मानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब शक्ति की बातों को स्वेच्छा से मानता है तो वो शक्ति क्या बन जाती है? सत्ता। उसको हम वैधता कह देते हैं। तब एक सरकार वैध कब होती है? अवैध कब होती है? जो डंडे मारती है। वैध कब होती है? जब जनता उसको दिल से स्वीकार कर लेती है। तो सत्ता वो दिल से स्वीकार की गई शक्ति है। तो ये सत्ता कितने प्रकार की होती है? तो ये बहुत ही मजेदार व्याख्या है, जिसपे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी न कभी आपको जरूर मिलेगा। ये कहता है एक सत्ता होती है वो परंपरागत सत्ता होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो पाई जाती है, अगर सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं आप, तो ये जो पितृसत्तात्मकता होती है, इसमें कैसी अथॉरिटी पाई जाती है? परंपरागत अथॉरिटी पाई जाती है पितृसत्तात्मकता में। ठीक है, जो वर्दों का शासन होता है, जो हमें
लॉज में मिलता है। लॉज में कुछ वर्द पुरुष है ना, उनसे बनी होती है एक नॉक्टर्नल काउंसिल। नॉक्टर्नल काउंसिल क्या है? वर्द तंत्र है। चलो, पितृ सत्तात्मकता, पितृतंत्र, वर्द तंत्र और राजतंत्र, ये किसके प्रतीक है? परंपरागत सत्ता के। इसमें लोग आदेश मानते क्यों हैं? क्योंकि लोग परंपराओं और रूढ़ियों को मानते हैं, और परंपरा और रूढ़ियां प्रेरित करती है कि आप इनकी बातें माने। हम पिता की बात क्यों मानते हैं? परंपरा है हमारे यहाँ, रूढ़ियां हैं हमारे यहाँ कि हमें पिता की बात जो नहीं मानता वो नालायक औलाद होती है। तो शुरुआत में हमने देखा कि हमारा बाप दादा की बात मानता था, इसलिए हम अपने बाप की बात मानते हैं। तो ये जो सत्ता होती है, ये टिकी विकाय के ऊपर होती है, परंपराओं के ऊपर टिकी होती है, ये रूढ़ियों के ऊपर टिकी होती है। जब तक लोग परंपराएं रूढ़ियों को मानते हैं तब तक ये सत्ता टिकी रहती है। जिस दिन नहीं मानते उस दिन सत्ता गायब हो जाती है। इन्हें कहते मैं तो बाबा था, कौन माना, मार तो ब्याह हो गया, अब तो मैं तो ला रहा है भी नहीं मान छा। उसी दिन पितृ सत्ता, अपने वर्द तंत्र की या पिता की सत्ता क्या हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है। जिस दिन हम राजा से कहते हैं राजा जी अब बहुत हो गया, अब हम कोई परंपरा कोई रूढ़ी कुछ नहीं मानेंगे, हम तो नए जमाने के साथ है, उस दिन लोकतंत्र आ जाता है, राजतंत्र समाप्त हो जाता है। उस दिन हम उनकी बातें मानना बंद कर देते हैं, उस दिन परंपरागत सत्ता जाती रहती है। तो परंपरागत सत्ता, इसमें नौकरशाही किस प्रकार की होती है? तो इसमें नौकरशाही जो पाई जाती है वो या तो क्या पाई जाती है, उस वंश की पाई जाती है, या उसकी जाति की पाई जाती है, या उसके कौन होते हैं जो आसपास के विशेष नौकर चाकर होते हैं, वो सत्ता का उपभोग करते हैं, जो मुंह लगे लोग होते हैं। तो उसमें इस हिसाब की नौकरशाही पाई जाती है, जो वंश परंपरा वाली नौकरशाही, जाति और नौकरों वाली। ये कौन सी सत्ता है? परंपरागत सत्ता। अब ये आप देखें कि भारत में ऐसी सत्ता पाई जाती थी क्या? पाई जाती ना, आप उसे राजनीति से नहीं भी जोड़ो तो भी ऐसी सत्ता पाई जाती थी। सामंत के पास कौन सी सत्ता होती है? सामंत के पास ये परंपरागत सत्ता होती थी, हमें सामंत की बात मान, ये परंपरागत सत्ता थी। दूसरी होती है क्रिस्माई सत्ता, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। ये क्रिस्मेटिक अथॉरिटी कौन सी होती है? हमारे जब हमने महात्मा गांधी की बात मानी तो महात्मा गांधी किसी भी पद पे नहीं थे। महात्मा गांधी कोई ओहदा भी नहीं था उनके पास, वो कोई राजा भी नहीं थे, वो बूढ़े भी नहीं थे, वो सामंत भी नहीं थे, वो धनवान भी नहीं थे। तो फिर हमने बात उनकी क्यों मानी? क्योंकि उनके पास कौन सी सत्ता थी? क्रिस्माई सत्ता। तो क्रिस्माई सत्ता का जो प्रतीक है वो भारत में कौन है? गांधी है, नेहरू है, इंदिरा है, मोदी जी हैं। अब तो खुश हो, ये सब कौन से नेता हैं? ये क्रिस्माई नेता है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि मोदी जी भी कौन से नेताओं में आते हैं? क्रिस्माई नेताओं में आते हैं, जो अपने भाषणों के द्वारा जनता का मन मोह लेते हैं, अपनी कार्य प्रणालियों से मन मोह लेते हैं। ऐसे नेताओं को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्माई सत्ता बोलते हैं। तो हम देखें चर्चिल की सत्ता, रूजवेल्ट की सत्ता, हिटलर की सत्ता, मुसोलिनी की सत्ता, ये कैसी सत्ताएं हैं? क्रिस्माई। इसमें लोग क्यों मानते हैं आदेश? इसमें तो हम कह रहे थे आदेश मानते हैं क्योंकि परंपराएं और रूढ़ियां होती है। इसमें कोई परंपरा रूढ़ी भी नहीं होती। हिटलर तो पहली बार आया था, परंपरा रूढ़ी कौन सी? गांधी जी तो पहली बार आए थे। इसमें यह माना जाता है कि हमारा जो नेता है वो कैसा है? आधि भौतिक है, वो आधि दैविक है, उसमें देवीय गुण है, वो महान है। ठीक है, ये सारे गुण उस पर आरोपित किए जाते हैं। तब कहा जाता है कि हिटलर इल ड्यूस है। तब उसके ना फिर छवियां तैयार की जाती है जनता के मन मस्तिष्क में कि एक हिटलर है जो एक साथ 20 काम करता है। एक जना उसके सुई चुबो रहा है, वो गिन रहा है सुई कितनी चुबोई गई है, साथ में वो क्या करवा रहा है? डिक्टेशन करवा रहा है। एक को वो डायरेक्शन दे रहा है कि मेरी बाल कटिंग करने कैसी करनी है। चौथे को कह रहा है कि जो वार करेंगे तो युद्ध मैदान सजेगा कैसे। वो है हिटलर, जिसको सारी चीजें याद रहती है, जिसको हर चीज का पता, जो हर चीज के बारे में जानता है, वो हिटलर है। ठीक है, ऐसे ही क्रिस्माई नेता कौन थे? गांधी जी। तो एक बार कितना बड़ा भारी क्रिस्मा था, क्योंकि क्रिस्मा जनता के मन में होता है कि देवता है हमारा, ये तो ऐसी शक्तियां हैं जो इस संसार में भौतिक जगत में किसी के पास है नहीं है। ये अधिदेवीय शक्तियां जो सिर्फ किसके पास होती है? देवताओं के पास होती है। तो एक बार आदिवासियों ने एक पुलिस चौकी से परेशान हो गए, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ अच्छी तरह से, मैंने पहले भी चर्चा की थी।
तो उन आदिवासियों ने परेशान हो गए पुलिस चौकी से, क्योंकि वो उनके दैनिक जीवन में क्या करते थे, दखलंदाजी। ये बात है उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र की, बॉर्डर एरिया की। तो वहाँ ये संथाल और ये पाए जाते हैं शायद। तो वो तो आज तक मजेदारी जिंदगी जीवन जी जाते थे। राजा तो उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे, मुगल आए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि ये सोचा कि जंगल भी है ना, वो भी कमाई का क्या है, जरिया है। तो अंग्रेजों ने पहला कब्जा भूमि पे किया, अगला कब्जा किस पे किया, जंगलों के ऊपर किया। रेल बनानी है तो भी जंगलों से पेड़ काटने, जंगल में जो हैं आदिवासी उनसे भी तो रेवेन्यू आके इकट्ठा हो सकता है, तो जंगलों पे कब्जा कर लिया था। तो जब उन्होंने पुलिस चौकी बनाई कि तुम है ना जो भी ये यहाँ इकट्ठे करते हो ना, पत्ते वत्ते फल फ्रूट जो तुम बेचते हो, तुम पैसा दिया करो, तुम जंगल में रहते हो। वो बता जंगल में हम रहते हैं, यार ये तो हमारे पूर्वजों की वो देन है। तो पूर्वजों की देन नहीं है, अब हमारे हैं क्योंकि हम आ गए यहाँ। तो पुलिस वाले उनको पीटते थे, रोज कहते थे आज तुम मुर्गा लाओ, आज तुम बकरा लाओ, आज तुम देसी मऊड़ी लाओ। तो वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा एक दिन मीटिंग बुलाई आदिवासियों ने, क्योंकि वो तो स्वतंत्र रहे हैं आज तक, ये इन अंग्रेजों की चौकी है ना इसका इलाज करते हैं। तो सारे वो आदिवासी इकट्ठे हुए, युवाओं ने कहा कि चलो भाई उठा लो अपने फावड़े उठा लो, और वो त्रिकमान उठा लो, और अपने वो मारने वाली वो गुलेल उठा लो, पत्थर उठा लो। सबने तैयारियां कर ली। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि रुक जाओ, मैं इनको कई सालों से देख रहा हूँ, इनके पास हाथ में बंदूकें होती है, पिस्तौल होती है, तुम्हारी तीर 100 मीटर 200 मीटर जाती है, ये छुप के एक मारते हैं, पता नहीं वो क्या फेंकते हैं, वो हमारी सीधी लगती है और हम मर जाते हैं, तो उनके पास बंदूकें हैं तो मत जाओ। वो बोला अरे हमारे वर्द देवता, हमने इसका इलाज खोज लिया है, तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत पीछे हो। एक गांधी नाम का एक व्यक्ति आया है, अंग्रेजों ने उसको मारने के बर्थेरे प्रयास कर लिए, लेकिन वो मरता नहीं है। वो उसने खूब प्रयास कर लिए गए, क्यों लोग छवि थी ना भी, कितनी बार उसको भूख से मारने की कोशिश की गई, कितनी बार उसको बांती से, तो वहां तक जब बातें पहुंचती थी तो वो बूंद का समुद्र बन जाती थी। तो फिर है वो तुम्हारे साथ थोड़ी है, कि उसके साथ नहीं, उसका आशीर्वाद है। एक टोपी आती है गांधी टोपी, वो कहाँ पहन लो, सिर के ऊपर, आपको कोई नहीं मार सकता। सारे कांग्रेसी गांधी टोपी पहनते, अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ पाते उनका। तो ठीक है, सबने क्या पहन ली, गांधी टोपी पहन ली कि वो हमारी सुरक्षा कवच होगा। और जाके किस पे दावा बोल दिया, पुलिस चौकी के ऊपर, पुलिस वालों ने मार दिया उनको। तो ये गांधी की कौन सी छवि थी, ये देवीय करिश्माई छवि थी। ये ऐसी ही छवि किसकी है, मोदी जी की। माँ भारती की रक्षा करेगा तो कौन बंदा करेगा, ये करेगा। तो ये करिश्माई सत्ता होती है। अब इसमें जो नौकरशाही होती है वो किस प्रकार की होती है, इसमें नौकरशाही होती है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पूजक। जो उनकी पूजा करते हैं वो कहाँ शामिल हो जाते हैं, नौकरशाही में शामिल हो जाते हैं। तो ये हीरो वर्शिप होती है इसके अंदर, और जो व्यक्ति इस हीरो वर्शिप में कामयाब हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो नौकरशाह बन जाते हैं। तो इसमें नौकरशाही का प्रकार होता है, उनकी भर्ती का तरीका क्या होता है, चाटुकारिता होता है। सैन्य तंत्र पाया जा सकता है, अगर वो फिर हिटलर अपने हिसाब से बना देगा। गांधी जी की चाटुकारिता किया करते थे वो बन गए, मोदी जी के जो मोदी की चाटुकार है वो बन जाएगी। इंदिरा के टाइम ऐसा ही था, जो चाटुकार थे वो बन गए थे। तो ये थी, इसमें चाटुकारिता मेन आधार होता है। तो ये सत्ता तब तक ही रहती है जब तक नेता में क्या रहता है, करिश्मा रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो एक दिन अनजान सड़क के ऊपर मरा पड़ा था मुसोलिनी, और इटली की जनता ने पीट के मार दिया, पता नहीं कब मार दिया, अपने ही इल्डूस को मार दिया उन्होंने, जिसकी देवता की तरह पूजा किया करते थे। तो उस दिन इसका क्या हो गया था, करिश्मा खत्म हो गया था। इंदिरा के चुनाव में हरा दिया बुरी तरह से, इंदिरा खुद हार गई रायबरेली और इस क्षेत्र से। क्यों, 1977 वाले चुनाव में, क्योंकि उसका करिश्मा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो ये सत्ता तभी तक रहती है जब तक क्या रहता है, करिश्मा। ये तब तक रहती है जब तक क्या रहती है, परंपराएं जिंदा रहती है। तीसरे प्रकार की एक और सत्ता होती है जिसको हम कानूनी और तार्किक सत्ता बोलते हैं, या तार्किक कानूनी सत्ता बोलते हैं, जिसको हम लॉजिकल या लीगल रैशनल बोलते हैं। अब मुद्दा ये है कि हम आज तक ये गया कि ये वर्ध तंत्र राजाओं के पास होती है, ये अधिभौतिक अधिदेवीय पुरुषों के पास होती है, और ये किसके पास होती है, ये होती है किसके पास है, नौकरशाही के पास। ये कैसी सत्ता होती है आप बताओ। इसमें लोग बात क्यों मानते हैं किसी की, इसमें लोग बात क्यों मानते हैं, सत्ता की बात इसमें तो मानते हैं क्योंकि परंपराएं हैं, इसमें मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं तो देवता है। इसमें क्यों मानते हैं, क्योंकि कानून बने होते हैं कि आपको इसकी बात
माननी है। और दूसरा, लोग क्या कर लेते हैं, तर्क कर लेते हैं कि इसका बात मानना हमारे लिए फायदेमंद है, तो लोग तर्क करके इसकी बात मानते हैं। तो इसके पास कौन सी शक्ति होती है, लीगल है, रैशनल। तो इनके पास जो ताकत आती है ना, वो कानूनी ताकत होती है। उस कानून के पास ताकत होती है, आदमी के पास ताकत है नहीं होती। हम कलेक्टर के सीट की बात मानते हैं। जब वो कलेक्टर कहता है ना कल तुम्हारी छुट्टी है, तो हम कहते हैं यार वास्तव में कल छुट्टी है। तो वो कहता है कौन से पेड ने कहा है, कौन से कलेक्टर, कलेक्टर का है, आदमी का नाम है नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, कानूनी शक्ति वो दी जाती है, वो किसको दी जाती है, पद को दी जाती है। और लोग तर्कपूर्वक जानते हैं कि कानूनों का पालन करना हमारे क्या होता है, पक्ष में होता है, इससे हमें फायदा होता है। तो इसलिए लोग बात मानते हैं। तो नौकरशाही को शक्ति कहां से मिलती है बताओ, क्यों मानते हैं इसकी बात, क्योंकि उसके कानून बने हुए हैं कि इसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी। तो ये सत्ता नौकरशाही के पास होती है, कानूनी तार्किक सत्ता। और ये नौकरशाही किस प्रकार की होती है बताओ, ये योग्यता के आधार पे बढ़ती हुई होती है, जो अधिकतम कार्यकुशलता से जनता की सेवा करती है। तो जनता क्या तर्क करती है, जनता ये तर्क करती है कि ये समझदार लोग हैं जिनको हमारी सेवा के लिए भर्ती किया गया है, इसलिए हमें कानून ने इनको शक्ति दी है कि तुम काम करो, इसलिए हमें इनकी बात माननी चाहिए। जैसे सिटी मारता है एक पुलिस वाला चौराहे के ऊपर कि रुक जाओ, एक हाथ करता है छोटा सा, आपने कभी उसके पास गाड़ी चढ़ाई है क्या, कुछ गुंडे ऐसा काम करते हो, गलत बात, वो हमारे लिए खड़े हैं और किसी के लिए नहीं खड़े, वो हमारे फायदे के लिए खड़े हैं। वो जैसे ऐसे एक छोटा सा हाथ करते हैं रुक जाओ, क्या रुक जाती है, सारा ट्रैफिक रुक जाता है। क्यों, उसके हाथ में कोई करिश्मा या वो नहीं है, न हमें परंपराएं कह रही है, बल्कि कौन सी सत्ता उसके पास, कानूनी सत्ता, इसलिए वो ट्रैफिक रोक देता है। इसलिए हम कलेक्टर की बात मानते हैं, तुम 144 लगा दीजिए, तुम यहाँ मत नाम इकट्ठे नहीं होते। तो ये हम क्यों मानते हैं नौकरशाही की बात, इनके पास कौन सी सत्ता होती है, कानूनी तार्किक सत्ता होती है। तो सबसे अच्छी सत्ता जो इसने बताई, ये टॉप सत्ता ये होती है। इसके लिए न ये कभी खत्म नहीं होती, बताओ क्यों, क्योंकि हम तार्किक हैं। तार्किक है तो किसकी बात मानेंगे, नौकरशाही की। तो इसमें इसकी हवा नहीं निकलती। कौन सी सत्ताओं की हवा निकल जाती है, परंपरागत सत्ता की, जब तक करिश्मा है तब तक नेता रहेगा, ये ऐसे खत्म है नहीं होती। तो योग्यता आधारित जो नौकरशाही होती है उसके पास कानूनी तार्किक सत्ता होती है। तो अब बताओ नौकरशाही है वो कौन सी सत्ता का प्रकार है, क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या ये परंपरागत है, क्या ये देवीय है, क्या ये करिश्माई है, या ये लीगल रैशनल है, ये लीगल है। तो एक क्वेश्चन यहां से तैयार होता है कि नौकरशाही के पास लीगल रैशनल प्रकार की अथॉरिटी पाई जाती है। तो अब हमारे पास कौन सी नौकरशाही है, लीगल रैशनल अथॉरिटी की सत्ता वाली नौकरशाही है। तो सत्ता का प्रकार कितने हैं, 3। और तीसरा प्रकार किसका है फिर, वो नौकरशाही का जिसके पास कानूनी तार्किक सत्ता है। तो हमने वास्तव में देखा कि उसने अवधारणा तो किसकी दी थी, सत्ता की दी थी। और उसी सत्ता की अवधारणा में हम किसको पढ़ रहे हैं, लीगल रैशनल अथॉरिटी सत्ता के तहत हम नौकरशाही को भी पढ़ रहे हैं। तो उसने फिर नौकरशाही की एक आइडियल मॉडल दिया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही किस प्रकार की हो सकती है उसने बताया। तो अब हम मैक्स वेबर का नौकरशाही का कौन सा मॉडल करेंगे, अब हम आइडियल या कैसा प्रकार करेंगे, आदर्श प्रकार, नौकरशाही का आइडियल मॉडल। ये मैं स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख देता क्या, मेरे ए क्यों हमेशा कंफ्यूज कर देता है मुझे, है ना, मैं गलत लिख देता। मुझे फिर ऐसे बैम सा क्यों हो जाता है कई बार मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। ये होता है कि जब आप बचपन से क्या नहीं पढ़े होते, अंग्रेजी नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि जब आपको क्या पढ़ाया जाता है, नेशनल पढ़ाया जाता है, तो आप उसको नेशनल नहीं पढ़े, क्या पढ़ते हैं, नाटी और नाल पढ़ते हैं। अभी बताता हूँ, ये कौन कह रहा है, ये नेशनल है, NA ना, TIO नाटियो, NAL है नाल है, ये नेशनल नहीं है बल्कि नाटियो नाल है ये। तो हमने तो ये पढ़ा था, हमने नेशनल थोड़ी पढ़ा, हमने तो क्या पढ़ा है, इसको नाटियो नाल पढ़ा है, गुरुजी ने हमें यही पढ़ा, ये नाटियो नाल है गए, देख लो इसको, तुम खुद देख लो, ये तो हम कह रहे हैं ये नेशनल है, बाकी ये नाटियो नाल है। तो हमने तो नाटियो नाल वाली अंग्रेजी पढ़ी, तब कई बार ये आइडियल में चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो अब अपन चर्चा कर रहे थे कि आदर्श प्रकार की नौकरशाही कैसी होती है। तो इसने कहा कि आदर्श प्रकार की नौकरशाही कोई निश्चित परिभाषा
नहीं है। ये मैं विशेषताएं बता देता हूँ। अगर ये विशेषताएं किसी भी देश के प्रशासकों में पाई जाती है, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था में अगर ये विशेषताएं पाई जाती है, तो वो कौन सी होगी? आइडियल। अब आप कहते हैं ये आइडियल क्या होती है? देखिए, जो राव साहब है, अब इनसे कहा जाए कि आपको शादी करनी है, तो ये एक आइडियल बीबी ढूंढेगा। अभी आइडियल बीबी क्या होती है? तो आइडियल बीबी की एक निश्चित परिभाषा होती है कि वो ना ठिगड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ताड़का की तरह लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भारतीय जनमानस है, वो क्या करता है? बाहरी आवरण से और चमड़ी से प्रेम करता है, तो वो उसका रंग भी कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। नाक उसकी न तो तोते की तरह बहुत ज्यादा तीखी होनी चाहिए, न मेरी तरह से फिसली फिसली होनी चाहिए, बल्कि ठीक ठाक सी होनी चाहिए। आंखें उसकी कजरारी होनी चाहिए, है ना, ऐसी ऐसी करके उसमें। और वो बोलने में मीठी होनी चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके अब कई सपने देख रहे हैं कि ऐसी आइडियल कहाँ मिलती है। तो अभी चर्चा करेंगे कि ऐसी आइडियल नौकरशाही मिलती है क्या। तब ऐसी आइडियल बीबी भी नहीं मिलती, ऐसी आइडियल नौकरशाही भी नहीं मिलती, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो कई ये सोच रहे हैं आप, ये अभी कई ना 14 तारीख आएगी, उसके आसपास बहुत सारे इधर पर बहुत सारे सपने आप देख रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि ये एक शब्द आया चिड़चिड़ा, है ना। ये कब हो जाता है? आदमी औरतें चिड़चिड़े कब होते हैं? जब उनकी जिंदगी का एक दौर गुजर जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े। तो ये दरअसल ये चिड़चिड़ा शब्द आया कहाँ से? तो क्या एक चिड़ी थी, एक क्या था? चिड़चिड़, एक चिड़ा था, यही से आया ये। दोनों दूर दूर रहते थे, तो दोनों की अलग अलग पहचान थी, एक चिड़ी और एक चिड़ा। दोनों जैसी शादी कर ली ना और साथ रहने लगे, उससे क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। तो तब से ये शब्दावली का आगमन हुआ है। देखो, तो आप तभी तक फायदे में हैं जब तक आप चिड़ी और चिड़ा है, तब तक तो फायदे में। उसके बाद आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप अपने हिसाब से देख लेना। राव साहब कहते मैं तो सौदा से पहले पहले कर दो चाहे। चलिए, मैं आपको आइडियल टाइप बता रहा था। आइडियल टाइप में इसका एक विशेषता पाई जाती है कि नौकरशाही में क्या पाया जाना चाहिए? श्रम विभाजन। वो कोई परिभाषा नहीं है कि मैं विशेषताएं बताऊंगा। श्रम विभाजन पाया जाना चाहिए। दूसरा, इसमें क्या पाया जाना चाहिए? पद सोपान होना चाहिए। श्रम विभाजन होता है हर एक कर्मचारी का काम अलग अलग रूप से बंटा हुआ आता है। भाई एलडीसी क्या करेगा, यूडीसी क्या करेगा, जो कार्यालय अधीक्षक है वो क्या करेगा, आरएस क्या करेगा और आरपीएस क्या करेगा। ऐसे करके सबके काम क्या होते हैं? निश्चित बंटे हुए होते हैं, ठीक है। पद सोपान पाया जाता है। सारे लोग बराबर नहीं होते, बल्कि हायरार्की पाई जाती है। एक ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर नीचे होता है। नंबर 3 कि ये जो कार्य है ना, ये कैसे विभाजित होते हैं? लिखित रूप से विभाजित होते हैं। ये नहीं है कि आप एक दिन कहो कि नहीं नहीं आज तो है ना, मैं आरपीएस बोला कि एसडीएम साहब है, खड़े हो जाओ, आज मैं यहाँ बैठूंगा, है ना, मैं ड्रेस व्रेस आज बढ़िया पहन के, आप तुम खड़े हो जाओ। ओके भाई, तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं सारे काम कर सकता? नहीं, तेरा लिखा हुआ नहीं है। आरपीएस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मेरे काम है बाकी प्रशासन चलाना। तो इसमें कार्य क्या होते हैं? लिखित में विभाजित होते हैं। नंबर 4, एक और मजेदार चीज होती है कि आप सारे काम है वो भी काय में करते हैं। नौकरशाही ना मुख्य काम नहीं करती कभी। तभी आप देख लेना, जब भी आप कोई काम करने को वो कहे लिखा के ला, तो आप भी कहते हो अच्छा आप मेरा काम नहीं कर रहे तो मुझे क्या दो, आप लिखे दो। तो इसकी सारी कार्य प्रणाली क्या होती है? लिखित में। मौखिक यहाँ कुछ भी नहीं होता, भाईचारे का कोई सिस्टम नहीं होता, यहाँ सारी चीजें लिखित में होती है। नंबर है कि ये इम्पर्सनल होती है। क्या होती है? अनाम होती है। ये पर्दे के पीछे रह काम करते हैं, आगे बढ़ बढ़ के काम है नहीं करते। आगे राजनीतिक कार्य प्रणाली होती है, उसके पीछे कौन लगी होती है? नौकरशाही। ये अनाम होती है, इम्पर्सनल होती है, इनका कोई नाम नहीं होता। इनका काम होता है काम करना, न कि नाम कमाना। प्राइवेट सेक्टर में नाम चलता है, प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर होता है, इसमें नाम है, मैनेजर का नाम होता है, वो और ज्यादा प्रयास करता है अपने नाम कमाने का। ये अनाम होती है, इसका कोई नाम नहीं होता। नौकरशाही नाम के लिए काम नहीं करते, ठीक है। ये होती है तटस्थ और ये होती है निष्पक्ष। तटस्थ और निष्पक्ष, ये अच्छी और आइडियल नौकरशाही कभी भी क्या नहीं होती? प्रतिबद्ध नहीं होती। तभी जब अपने देश में नौकरशाही को प्रतिबद्ध करने की बारी आती है तो उनकी घोर आलोचना होती है। एक बार इंदिरा गांधी के गले में आ गई थी ये बात। तो 2 प्रकार की हो सकती है नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन आइडियल टाइप नहीं है। आइडियल टाइप की नौकरशाही क्या रहती है? निष्पक्ष और तटस्थ रहती है। अब ये निष्पक्ष और तटस्थ कौन सी होती है?
को नरप हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारे लिखित काम दिए हुए हैं। अगर सांपनाथ आएगा तो भी हम करेंगे और नागनाथ आएगा तो भी हम करेंगे। अच्छे बुरे कोई हो, नेता कोई हो, चाहे पार्टी कोई सी हो, हमें तो अपने निर्धारित कार्य करने। हम पार्टी से, सरकार से, राजनीतिक कार्यपालिका से नहीं बंधे हुए हैं। हम अपने पद और अपने लिखित कार्यों से, संविभाजन से बंधे हुए। तो ये जब काम करती है तो तटस्थ और निष्पक्ष रह के करती है। आप कभी भी जाओ, आप एसडीएम के पास गए, देखिए एसडीएम आपके काम को ये कह के मना कर सकता है कि हो सकता है फाइल मेरे प्रॉपर वे में नहीं है, इसमें पटवारी के साइन नहीं है। कभी भी ये नहीं कहेगा मिस्टर मैं तेरा काम नहीं करूंगा क्योंकि तूने इस बार कांग्रेस को वोट दिया था, इस बार बीजेपी को दिया था, ये तू फलानी नेता की जय जयकार नहीं कर रहा इसलिए मैं तेरा काम है नहीं करूंगा। हो सकता है वो काम किसी के कहने से अटका दे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको ये नहीं कहेगा कि तू पार्टी पदाधिकारी नहीं है इसलिए मैं तेरा काम है नहीं करूंगा। अमेरिका में चलता है ऐसा। अमेरिका के टॉप नौकरशाह हैं, वो कैसे होते हैं? प्रतिबद्ध होते हैं। वो उसी लोगों का काम करते हैं जो उनकी पार्टी के होते हैं, पार्टी के प्रति जो वफादारी रखते हैं। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही किसका प्रतीक नहीं है? आइडियल का प्रतीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो भर्ती होती है वो किसके आधार पे होती है? योग्यता के आधार पे होती है। एक बार जब ये भर्ती हो जाती है तो ये इनके लिए क्या हो जाता है? पैसा हो जाता है। पैसा का मतलब इनका व्यवसाय है और बदले में इनको क्या मिलती है? वेतन मिलता है और उनके बाद इनको जीवन की सुरक्षा मिलती है। और एक और मजेदार बात, इस आइडल टाइप की ये एक और विशेषता होती है कि ये कैसा पैसा होता है? एकमात्र पैसा। एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक ही काम करेगा, वो क्या रहेगा? सरकारी कर्मचारी। अब आप कह रहे हो ये कौन सा काम है, ये तो चल रहा है, ये क्या है? तो ये इलीगल है। क्या है? आप एक ही काम करेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो आप कोई व्यापार, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। आप कितने काम करेंगे? एक ही काम करेंगे। तो एकमात्र पैसा होता है जिनको करना होता है। आपसे भी यही साइन करवाएंगे। ये नहीं है कि आप भैंस पालन करने, बकरी पालन करने लग जाओ, हैं? करो, लेकिन लिखित रूप में कोई ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं। आप उसको साइन नहीं करा सकते। आपने अपनी इनकम दिखाई, इस बार मैंने भैंसों की दलाली की, उसमें इनकम मेरे पास 2 लाख रुपए भैंसों की दलाली से कमाए मैंने। ये नहीं मास्टर जी, और काम करने हैं आपको, है ना। ये नहीं कि आप है ना दुकान भी खोल के बैठे कि 2 घंटे स्कूल जाए और फिर आके अपनी कपड़े वाली दुकान और किताब पे बैठे, किताबों वाली दुकान पे, ये नहीं कर सकते। इनका क्या होता है? एकमात्र पैसा कौन सा होता है? इनका पद होता है। फिर 10वां, एक और मजेदार चीज, 10वां क्या, एक और मजेदार चीज है कि ये जो वफादार होते हैं ना, इन सॉरी वफादार क्या, ये किसके महत्वपूर्ण क्या होता है? यहाँ पद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कभी भी पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पद ज्यादा जरूरी होता है। लोग पद को जानते हैं, व्यक्ति को नहीं जानते। अगर व्यक्ति को जाने ना तो आप बताओ कि बहुत सारे कलेक्टर और बहुत सारे एसपी जब ये रिटायर हो जाते हैं ना तो इनको कोई राम राम भी नहीं करता, क्योंकि जब ये पद पे थे तो कैसे रहते थे? ऐसे। कोई करता था उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो लोगों ने सोचा कि अकड़ गए हैं, इनको दिखाई देना क्या हो गया है? कम हो गया। तो जैसे वो पद से उतरते हैं ना तो लोगों को वही रहता है कि ये तो इनके गड़बड़ है ना, ये पहचानते नहीं है लोगों को, तो वो नमस्कार करने क्या करते थे? बंद है। तो ये इनको तब तक ही नमस्कार होती है जब तक ये क्या रहते हैं? पद पे। तो पद को होता है सलूट, किसको नहीं होता? व्यक्ति को कोई सलूट नहीं होता। ठीक है, इनको जो सत्ता मिलती है वो कहां से मिलती है? इनके पास कानूनी सत्ता होती है। ऐसी नौकरशाही अगर होगी तो उसके पास क्या होती है? अधिकतम कार्य कुशलता होती है। अधिकतम कार्य कुशलता होती है ऐसी नौकरशाही के पास। ठीक है, ये बॉन्ड भरवाते हैं जो भी हैं ये सारे कि आप एक ही काम करोगे और नहीं करोगे। इस प्रकार की नौकरशाही को कौन सा मॉडल दिया गया है? आइडियल मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, इसको आप रटोगे ना तो समझ में नहीं आएगी। जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगी। ये भारतीय नौकरशाही पे ये चीजें क्या करनी है? आपको लागू करनी है। आप इतना ही ध्यान रखो कि ये क्या होती है? अनाम होती है। और ये तटस्थ और क्या होती है? निष्पक्ष। आप यहां आगे फंस जाते हो कि अगर नौकरशाही तटस्थ और निष्पक्ष रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो तटस्थ निष्पक्ष का काम है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से और इससे बंधा हुआ नहीं होता, वो प्रतिबद्ध नहीं होता। आप कहते हैं कि नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है, तब आपके देशी दिमाग में वाइड वो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होती है, वो भारत माता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है। ये नहीं होती है। यहाँ प्रतिबद्धता का तात्पर्य होता है पार्टी प्रतिबद्धता, तो प्रतिबद्ध नहीं होती। पार्टी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ आगे।
क्योंकि मैंने पार्टी लगाती है, आपके संडे वाला संकट आ जाएगा आपके सामने कि अच्छा पार्टी की चर्चा चल रही है। तो हम कौन सा प्रकार कर रहे हैं? आदर्श प्रकार। श्रम विभाजन पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है, कार्य लिखित रूप से विभाजित होते हैं, काम लिखित में करते हैं, अनाम तटस्थ होते हैं, भर्ती योग्यता के आधार पे, पैसा होता है, इनका व्यवसाय होता है, ये जीवन चलाने का तरीका होता है, सेवा के लिए नहीं आते ये, बल्कि काय के लिए आते हैं? अपना पेट पालने के लिए आते हैं। इनका ये एकमात्र पैसा होता है। पद महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति कानूनी रूप से सत्ता प्राप्त होती है, अधिकतम कार्यकुशल होती है। कोई और होगा कुछ ऐसे दो चार हैं? हाँ, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आपको स्वतंत्र अनुबंध करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप आ गए तो आपको जबरदस्ती यहां लाया गया था। यहां स्वतंत्र अनुबंध का तात्पर्य क्या है? आप यहां स्वेच्छा से आते हैं। जब आपको गुलाम बनाया जाता है, जब आपसे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती है, जब आपको कई बार ईंट भट्टे के ऊपर कहते को काम करना ही पड़ेगा, या जब आप एक सामंत के अंडर में जो किसान रहता था वो बताओ क्या करता था, या सामंत के जो गुमास्ते हुआ करते थे, एक सामंत और उसके लठ मारने वाले जो उसके साथ लठेत रहा करते थे, वो क्या होते थे? क्या वो स्वतंत्र निबंध होता था? क्या नहीं होता था। वो उनके उसी सामंत के गुलाम हुआ करते थे जो किसानों को पीटा करते थे। वर्तमान में जो एसडीएम की सुरक्षा वगैरह होते हैं, ये ना ऐसे उसके गुलाम नहीं होते, बल्कि ये स्वतंत्र अनुबंध के तहत आए हुए थे। तो इसमें जो अनुबंध होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र अनुबंध। इसके दो तात्पर्य है कि आप अपनी स्वेच्छा से आते हैं इसमें, और कोई भी व्यक्ति जब चाहे त्याग पत्र देके इसको छोड़ भी सकता है। तो अनुबंध क्या होता है? स्वतंत्र अनुबंध होता है। ठीक है, ये है आदर्श प्रकार, आइडियल टाइप ऑफ है। ये इसने कहा विशेषता नहीं ये है। अब ये एक बार और बोला कि ये आइडियल टाइप की नौकरशाही कहीं पाई नहीं जाती, ये हो रहा है। ये सिर्फ क्या है? आइडियल है। ये वैसे ही जैसे किसका शासक आइडियल था? प्लेटो का। तो ये क्या, ये वास्तव में कहीं पाई नहीं जाती। मैं तो प्रकार बताए कि किसी भी देश को इस प्रकार की नौकरशाही का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल टाइप थी। अब हम चर्चा करें कि ये कहता है कि कई बार इस नौकरशाही की शक्ति क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो इस शक्ति को कम कैसे किया जाए? तो वो एक लेख लिखता है कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी। ये एक लेख लिखा 1918 में। 1918 में जर्मनी न्यूली ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था। कैसे हो रहा था? न्यूली ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो रहा था जर्मनी 1918 में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और उसके बाद वहां वाइमर गणराज्य स्वरूप ले रहा था। वाइमर का संविधान जिसको बोलते हैं। अब वो राजतंत्रात्मक से जर्मनी क्या हो रहा था? गणतंत्रात्मक हो रहा था। उस टाइम वो कहता है कि अगर अपने को इस नौकरशाही के ऊपर प्राप्त करना है कंट्रोल, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जर्मनी में अब तक कौन हावी थी? बहुत ज्यादा नौकरशाही हुई थी। राजतंत्र आने के बाद जब से वहां जर्मनी का एकीकरण हुआ, एकीकरण में बिस्मार्क ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और बिस्मार्क ने बहुत सशक्त नौकरशाही का निर्माण किया था ताकि जर्मन्स को क्या रखा जा सके? कंट्रोल रखा जा सके। तो अब इसकी शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए? तब फिर उसने कुछ प्रकार बताए। मैं उसका नाम तो भूल गया जिसने ये प्रकार लिखे हैं, बाकी लिए किससे गए हैं? ये मैक्स वेबर से, एल्ब्रो। अब हम चर्चा कर रहे हैं मार्टिन एल्ब्रो की। मार्टिन एल्ब्रो कहता है कि इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने नौकरशाही की किसके ऊपर नियंत्रण के लिए? नौकरशाही की शक्ति नियंत्रण के लिए कुछ उपाय बताए हैं कि शक्ति नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो एक तरीका जिसे मैंने लेख बताया उसमें न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी में कैसी होगी नौकरशाही, तो ऐसे करके वो 4-5 एक प्रकार बताता है मैक्स वेबर, जिसका वर्णन किसने किया है? मार्टिन एल्ब्रो। एक है कॉलेजियम का निर्माण किया जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। कॉलेजियम का तात्पर्य होता है कि जो निर्णय करने वाली इकाई है वो एक नहीं होनी चाहिए, बल्कि निर्णय करने वाली इकाई कुछ लोगों का क्या होना चाहिए? एक समूह होना चाहिए। जब एक समूह निर्णय करेगा ना, तब शक्ति क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। तो अब कलेक्टर की शक्ति कम करनी है तो आप क्या करो? 4-5 कलेक्टर बिठा दो जो सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे, तो शक्ति अपने आप ही कम हो जाएगी। तो कौन सी प्रणाली लाई जा सकती है? कॉलेजियम। तो इसका एक रूप पाया जाता है, वो कहता है ब्रिटिश ये आपका कैबिनेट है। कैबिनेट में निर्णय कौन करता है बताओ? सारे मिलके करते हैं ना। तो इसको कौन सी प्रणाली बोलता है? कॉलेजियम है। कि कैबिनेट की तरह की प्रणाली लाई जा सकती है, कॉलेजियम है।
दूसरा एक तरीका है कि यहां शक्ति का क्या किया जाए, पृथक्करण कर दिया जाए। ठीक है, कि नौकरशाह है वो सिर्फ कानून क्रियान्वयन तक सीमित हो, उनकी निर्माण में भूमिका नहीं होनी चाहिए कानून निर्माण में। तीसरा एक और तरीका है कि कैसी लाई जाए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जाए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाया जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह हो कि इसका नौकरशाहों का निर्माण कौन करे, जनता करे। जनता अपने नौकरशाहों का चुनाव करे और जैसे ही लगे ना कोई नौकरशाह ढंग से काम नहीं करे, जनता उसको पद से हटा दे। तो कैसी डेमोक्रेसी लाई जाए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, एक और तरीका है जिसमें वो कहता है कि नौकरशाही अमेरिका की तरह कर दी जाए। कैसी कर दी जाए, प्रतिबद्ध। अब नौकरशाही के ऊपर राजनेता और उनके दल अपने आप ही क्या लगा लेंगे, नियंत्रण लगा लेंगे। तो एक प्रतिबद्धता भी एक तरीका हो सकता है कि उनको प्रतिबद्ध कर दिया जाए कि तुम्हें इस पार्टी या दल या किसी के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। और एक तरीका और है कि इसको कमजोर कर दिया जाए, या इसको क्या बोलते हैं वो, नौसिखिया भर्ती किया जाए। कि ट्रेंड आदमी को बजाय नौसिखिया भर्ती करो। नौसिखिया आदमी शुरुआत में देखो, जब ये कलेक्टर और ये शुरू में आते हैं ना, इमेच्योर लोगों को भर्ती की जाए। जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना, और ज्यादा क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। तो सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है बताओ, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है। तब वो ना टांग अड़ाने के, शक्ति केंद्रीकरण के हजारों तरीके सीख लेता है। तो आप कैसे लोगों को भर्ती करो, नौसिखिया लोगों, उनको बोलो सरकार तुम्हें तनख्वाह नहीं देगी, बल्कि ये तुम्हारा पद है, इस पद पे काम रहते रहते तुम अपना क्या करो, कमाई भी करो, इसी पद से तुम कमाई करो। तो आप नौकरशाही में कैसे लोगों को भर्ती करो, नौसिखिया। उनको ना फिर पैसा मत दो, बल्कि उनको ये पद है, इसी से तुम अपना काम करो। अगर तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे, और घटिया काम करोगे तो पैसे कम मिलेंगे। तुम्हें जनता को पैसे देने तुम्हें तो तुम ऐसा ही काम करो। हैं? और सॉरी पर मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल मैं ही गलत था। इसको कौन सी बताया उसने, प्रतिनिधित्वकारी, मैं ही गलत कर गया। अब ये प्रतिनिधित्वकारी व्यवस्था की जाए, इसका तात्पर्य है कि नौकरशाही के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, जनता के प्रतिनिधियों का। तो इसने, मार्टिन एल्बरो ने मैक्स वेबर से लेके और नौकरशाही के शक्ति नियंत्रण के कितने प्रकार बताएं। कॉलेजियम, एक समूह निर्णय करेगा, शक्तियां क्या की जाए, पृथक। नौकरशाही को सिर्फ कानून क्रियान्वयन का काम सौंप दिया जाए, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जाए, प्रतिनिधित्वकारी व्यवस्था मजबूत की जाए, और जनप्रतिनिधि ज्यादा मजबूत होंगे, नौकरशाह उनके नियंत्रण में रहेंगे। और नौकरशाही को कैसी कर दी जाए, एमेच्योर या नौसिखिया, इसकी भर्ती की जाए। तो ये हमने शक्ति नियंत्रण के कुछ तरीके देखे, आगे और देखे। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस नौकरशाही में क्या वास्तव में कुछ कमियां भी पाई जाती है क्या। तो इन्होंने कहा कि इस नौकरशाही में एक कमी पाई जाती है कि ये है ना, बहुत भारी मात्रा में क्या रखती है, गोपनीयता रखती है। और इस गोपनीयता से ये काय का निर्माण करती है, शक्ति का निर्माण करती है। ये चाहती है कि संसद के जो लोग हैं वो कम से कम पढ़े लिखे हों, कम से कम ज्ञानवान हों, और उनके कोई सूचना हमसे मांगे ही नहीं। इसका तात्पर्य हम उत्तरदायी नहीं हो। अब बताओ, आरटीआई का सबसे भारी विरोध कौन कर रहे हैं, नौकरशाह। और आरटीआई का मोदी जी के आने के बाद स्वरूप ही चेंज कर दिया गया है, उसको नख दांत विहीन कर दिया गया, आरटीआई को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया। वो मोदी जी ने खुद ने नहीं किया, किसने किया है, वो नीचे के नौकरशाह, क्योंकि वो फंसते हैं कल को। तो ये गोपनीयता के ऊपर बहुत ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि चीजें जितनी गोपनीय होगी ना, अधिकारियों के पास शक्ति उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक है ना, एक दिन आपको पीट गए, आपने कहा पीटा क्यों पुलिस वालों तुमने मुझे, अरे ये तो हम बता नहीं सकते, तो मर्जी है उसको पीट जाएंगे फिर तो, ये तो है ना। तो ये कौन सी शक्ति है, गोपनीयता की शक्ति। पंजाब में जब ये लोग आए, ये केपीएस गिल आया ना, तो उस टाइम में पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे युवा गायब हो गए। बाद में ना जब शांति हो गई, तब पंजाब में मुद्दा उठा कि वो युवा गए कहाँ थे। तो बहुत सारे युवाओं को तो कुछ पुलिस वालों ने मार दिया, जिनकी उनके साथ पर्सनल दुश्मनी थी, जबकि उनका आतंकवाद से दूर दूर का खालिस्तान से रिश्ता नहीं था। कुछ पड़ोसियों ने उड़ा दिया, पड़ोसियों को, हमें क्या पता पुलिस वाले मार गए क्या।
या आतंकवादी मार गए, तो युवाओं को पुलिस वालों ने मारा, एक दूसरे के दुश्मनों ने एक दूसरे को साफ कर दिया, और कुछ को किसने मार दिया? पुलिस ने सफाया कर दिया बहुत सारे युवाओं का। अब उनसे पूछा गया कि तुम बताओ, तो हम बता नहीं सकते, मामला कैसा है, गोपनीय है। तो देखिए इस गोपनीयता की आड़ में नौकरशाही क्या करती है, बहुत सारी शक्ति इकट्ठी कर लेती है। और इसी संदर्भ में हमने इसका लोह पिंजरा देखा था। कौन सा पिंजरा? कि आप इसमें घुस नहीं सकते। नौकरशाही की दुनिया बिल्कुल ही क्या होती है, अलग होती है। तो ये अलग संस्कृति का, अलग दुनिया का निर्माण करके अपनी शक्ति का उपभोग करते रहते हैं। आम जनता को पता ही नहीं चलता ये काम कैसे करते हैं। तो ये थी हमने किसकी चर्चा की? मैक्स वेबर की। अब क्या मैक्स वेबर के सारे प्रशंसक की प्रशंसा क्या इस सेंट पॉल की किसी ने आलोचना नहीं की क्या? तो इसकी नौकरशाही की भारी मात्रा में क्या की जाती है, इसके मॉडल की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि बाकी कुछ नहीं काम नहीं होता, और तो आलोचना तो कर ही सकते हैं अपने। नए नव निर्माण नहीं करे तो आलोचना तो अपना अधिकार बनता है, ये तो करें अपन। अब कईयों का काम ही यही है। आज मेरे पास फोन आया, गुरुजी, मैं कहा हाँ भैया मिलना है, बात करनी है। तो मुझको लठ क्या, पहले नमस्कार गुरुजी, राम राम, नमस्कार है। अरे मुझको तो नमस्कार करे, लठ मारा है। तो मैं नमस्कार ना करे तो काम बता के मिलना है। मिल ले भाई, मिल लियो। हाँ भाई ना, कब मैं बढ़ना है, लेक्चर बढ़ना है कॉलेज का, हाँ सिस्टम पर्पज से बढ़ना है। वो ठीक है, बता मैं क्या सहायता करूँ? कथे तो सहायता बाद में करियो, मैं बताओ मैं क्या कर दियो। मैं यहाँ कर दी और मैं भी यहाँ कर दी और मैं वो यार मोदी यार गहलोत यार। मगर यार तो किताब कुछ सुनाए है और कोई आलोचना करना है तो अभी रुकी जाए को नहीं तो क्या बात है, क्योंकि आलोचना हमारा मूल अधिकार है। ऐसे मूल अधिकार ने स्वभाव में होते हैं हमारे। ये हमारे दिन ताई बैठी वह रोए ही है, मैंने पहली बार बताया ताई बैठी रोए। मैं क्यों हमको ताई तो रोए क्या मैं है? मैं अपने घर में सारा ठीक है, थे तकड़ा हो, ताऊ तकड़ा है, मैं तकड़ा हूँ, वो भाई था लो बेटो तकड़ा है, भाइया सारी तकड़ी है, सारो परिवार तकड़ो है, आपसे रो क्या मी हो? कि बेटा मैं सोचो बेली बैठी हूँ के करूँ रो ही लियो। तो अब तो रोना क्या है, ताइयों का मूल अधिकार है, जैसे आलोचना करना। तो अब हम मैक्स वेबर की क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। अब मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज करेंगे अपन। अब मैक्स वेबर के आलोचक कोई एक दो तो है नहीं, जिसको मौका मिला वो मैक्स वेबर की क्या कर गया? आलोचना कर गया। ऐसे आलोचकों में एक है प्रेस्थस, ऐसे आलोचकों में एक खुद है हर्बर्ट साइमन, ऐसे आलोचकों में है रॉबर्ट, क्या नाम वो व्यवस्था वो सिद्धांत वाला, कैपला नहीं प्रेस साइमन के साथ एक और आता है ना, चल छोड़ो इसको, हाँ चेस्टर बर्नार्ड। ऐसे अपने भारतीय हैं जो भारत में आए थे, दोनों बंधु रुडोल्फ ला पोलम्ब्रा, ये सब अमेरिकन है ना, जो ये अधिकांश क्या है इसके आलोचक है। ये दो चार नाम आप अपने देख लेना, साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, रुडोल्फ। ये साइमन और बर्नार्ड तो पढ़ते ही है ना, क्योंकि ये सारे मानवीय और उस पक्ष के हैं। तो यहाँ तो मानवीय पक्ष है नहीं, यहाँ तो आदमी को कानूनों के हिसाब लिखित चीजों से चलना होगा, खुद की भावनाएं वो नहीं मिला सकता। तो ये सारे उसके आलोचक हैं। और एक जो बड़ा आलोचक है वो एक माइकल क्रोजियर भी है। और एक आलोचक तो हम इससे पहले ही कर चुके हैं, जो बोला मुझे तेरी नौकर से मॉडल ही पसंद है, मैं तो साला मॉडल दूंगा। वो कौन है? फ्रेड रिक्स है। वो फ्रेडरिक्स है। अब हम देखेंगे इन सब लोगों ने आलोचनाओं को आधार क्या दिया, क्यों करते हैं आलोचनाएं। देखिए मैक्स वेबर की नौकरशाही में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है कि नौकरशाही के क्या नहीं होते, खुद के मूल्य नहीं होते, ये इम्पर्सनल होती है। आप अपनी मूल्य उनमें लागू नहीं कर सकते, आपको वही करना होगा जो पहले लिख दिया गया है। आप ये चाहते हैं कि एकदम से बाढ़ आई, और आप ये चाहते हैं कि कुछ बच्चे हैं ना वो भूखे मर रहे हैं, तो क्यों ना सरकारी अनाज जो पड़ा है उसकी कुछ बोरियां उन भूखे बच्चों के, भूखे परिवारों के लिए दे देते आप ऑडिट बैठ जाएगी। बताओ कागज पे कहाँ लिखा था फलानी जगह परिवार है, उसमें इतने सदस्य हैं, उसको हम 10-10 किलो देंगे, और साइन कहाँ है नीचे वालों के। रिपोर्ट कैसे एसडीएम से फट से पूछ लेंगे या आपने बिना लिखित प्रक्रिया को पूरी किए क्या कर दिया था, सहायता दे दी थी।
तो आप अपने क्या नहीं घुसा सकते? मूल्य। और ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप क्या दो उनको, अनाज तो आप तो दे ही नहीं सकते, अनाज देने वाला डिपार्टमेंट ही दूसरा है, आप नहीं दे सकते इसको। तो इसमें क्या नहीं होते? खुद के मूल्य आप नहीं घुसा सकते। इसमें यह कहा जाता है कि जो नौकरशाह होता है ना, वो क्या होता है? एक यंत्र होता है, एक यंत्र की तरह काम करता है। उसको लिखित नियमों को हूबहू मानना पड़ता है, वो अपनी तरफ से कोई भी यहां वहां नहीं कर सकता। अच्छा, एक दिन पटवारी ने देखा कि नदी के आगे किसी आदमी ने बंदा लगा दिया है और बाढ़ आ सकती है, तो वो भागा भागा क्या कि सर बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, और जब तक तहसीलदार साइन नहीं करेगा ना तब तक वो बंदा टूटेगा नहीं। तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार क्या, तू मरवाएगा क्या? बीच का स्टेज छोड़े है तू। तो बीच में कौन है? पटवारियों के ऊपर कौन होता है? गिरदावर है। और उसके बाद नायब तहसीलदार, कि गिरदावर जी की और नायब तहसीलदार जी की साइन ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, तू मेरे पास सीधे ही आ गया, तो मरवा देगा यार मेरे को। तो इसका तात्पर्य है वो एक मशीन है जो कहता है कैसे आओ, प्रॉपर वे में आओ। वो कह रहे लोग डूब रहे हैं, लोगों को मरने दे यार, तुम मुझे मरवाएगा क्या? मेरे तो अपनी रक्षा करनी है खुद की। तो यहाँ लोग किस क्या काम करते हैं? खुद की रक्षा काम। हमारे हाथ नहीं बढ़ जाए, जनता जाए भाड़ में जाए। तो ये दरअसल क्या होते हैं? लिखित नियमों को हूबहू मानने वाले कौन होते हैं? ये यंत्र होते हैं। ये अपना मस्तिष्क बिल्कुल नहीं लगाते कि ये नहीं, कागज भी नहीं लिखा ना, हम बिल्कुल नहीं करें, कानून कह ही नहीं रहा भाई, तू मर रहा है तो मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी ही आलोचनाएं ये करते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ये जो दंपति भारत आए थे, ये कहते हैं अनाम होते हैं और ये अलगाव का शिकार हो जाते हैं। अलगाव जानते हो? इनका आदमियों से और जनता से कोई लगाव नहीं होता। ये ना बहुत ही इमोशनलेस आदमी होते हैं। ये खुद रिग इसको स्वीकार किया करता था मैक्स वेबर, कि ये ऐसा हृदय रखते हैं जिसमें इमोशंस नहीं होते। फिर हृदय का क्या फायदा हुआ? ठीक है, भावना शून्य लोग होते हैं जिसके मस्तिष्क में क्या नहीं पाई जाती? भावनाएं नहीं पाई जाती। आप खुद देख लो, कितने ही रो लो, कितने ही गिड़गिड़ा लो। हमारे एक पटवारी जी थे, मैं एक दिन उनके पास चला गया, हमको पटवारी जी ऐसे मत करो यार, आप काम करना ही पड़ेगा, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, आप यार लीगल काम है यार। मेरा वो काम था, क्या बोलते हैं उसको, वो बनवा रहा था मैं अपना कोई जाति प्रमाण पत्र। तो मुझे कहा कि तेरा जाति प्रमाण पत्र बन ही नहीं सकता। बोले तो मुझे क्यों? कि जाति प्रमाण पत्र में आय मांगते हैं और तेरी आय है वो उससे क्या है? ज्यादा है। वो ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र बाप के नाम पे बनता है, खुद के नाम पे। तो मेरी बाप की आय थोड़ी, आय किसकी है? मेरी। मेरे बेटों का नहीं बनेगा, मेरा तो बनेगा मुझको। तो अच्छा तेरे को ज्ञान है इसका मतलब। तो फिर करते करते मेरे ऊपर से उलझाया। फिर बोला ऐसे तो कैसे कर दूं यार साइन, मुझे पेन नहीं उठे उस आदमी से। लास्ट में क्या बोला, क्या कर दे, बस वही ला दे, वो एक ही बहुत है। क्या हद्दी है यार मेरे को, मतलब फिर ठीक है। ऐसे है, इनको कोई इमोशन नहीं होता इनका। मतलब आप देख लो, गिड़गिड़ा के देख लो नौकर से, आपको पता चल जाएगा। जूते घिसा देते हैं, काम है नहीं करते। कौन? मैं नहीं कह रहा, मैक्स वेबर कह रहा है, उसकी नौकरशाही है। और ये ऐसी चर्चा कौन करना है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जो भारतीय नौकरशाही के चक्कर में फंस गए होंगे कभी, भारत आए ना, इनको पता चल गया नौकरशाही होती क्या है। तो ये सारी आलोचना कर रहे हैं। फ्रेडरिक्स कहता है इनके साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि ये कैसे देशों में लागू नहीं हो सकती? विकासशील देशों में लागू नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि विकासशील देशों में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। यहाँ तो नौकरशाही को बहुत ज्यादा भावना प्रिय है और बहुत ज्यादा हर्टली और मूल्यों वाली नौकरशाही लानी पड़ेगी, जो जनता के कल्याण के बारे में दिन रात सोचती हो, जो नियमों की बजाय जन कल्याण को क्या देती हो? प्राथमिकता, जो लिखित चीजों की बजाय जिंदा चीजों को महत्वपूर्ण मानती हो। एक शब्द है और एक आदमी है, तो वो आदमी को महत्वपूर्ण माने, शब्द को महत्वपूर्ण है नहीं माने। तो ऐसी नौकरशाही, तो फ्रेडरिक्स ने कहा कि विकासशील देशों में चल नहीं सकती। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? मैक्स वेबर की आलोचना करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एक और विचार की चर्चा करते हैं जिसका नाम है, मुंह ना फोड़ो, हाँ, जिसका हम कहिए मुंह ही फोड़ लिया तो इलाज ही क्या है? FM मार्क्स। इसके नौकरशाही के प्रकार कर लेते हैं, फिर नौकरशाही कल पूरी हो जाएगी। या घंटी ज्यादा ही नहीं बज रही क्या? चलो कल देखेंगे। कल मैं आपको FM मार्क्स कराऊंगा, एंथनी डाउन्स करवाऊंगा, और मैं आपको कल ओसबर्न गैबलर करवाऊंगा और आलोचना करवाऊंगा कल नौकरशाही की। कल हर हालात में अपने इस टॉपिक को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। धन्यवाद बहुत।